ओके, टेक्सचुअल एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, अ स्टील वायर ऑफ लेंथ हाउ मच मीटर, 4.7 मीटर, तो उसको LS बोलेंगे, स्टील वायर है तो। क्रॉस सेक्शन एरिया इज 3 क्रॉस 10⁻5 मीटर स्क्वायर, तो AS एरिया ऑफ स्टील। क्लियर? स्ट्रेच बाय द सेम अमाउंट एज द कॉपर वायर ऑफ लेंथ 3.5 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस अंडर अ गिवन लोड। तो कॉपर वायर के लिए लेंथ भी दिया है और कॉपर वायर का एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया भी दिया है या ना? दोनों में स्ट्रेचेस जो है वो सेम है। यहाँ पे लिखा है ना, स्ट्रेचेस बाय द सेम अमाउंट एज कॉपर, मतलब स्टील में जो स्ट्रेच हमने क्रिएट किया है, लेंथ इंक्रीज किया है, उतनी ही लेंथ हमने किस में इंक्रीज किया है? कॉपर में। तो डेल्टा LS मतलब डेल्टा LS मतलब चेंज इन द लेंथ इज स्टिल इक्वल्स टू L, चेंज इन अ लेंथ ऑफ कॉपर वायर इज L। ओके, और गिवन लोड भी दोनों में क्या है? सेम। देन हमें क्या करना है? रेशियो ऑफ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील टू कॉपर, स्टील का 200, कॉपर का 110। ये तो हमें डेटा से पता है या ना? इतना आंसर आना चाहिए। लेट्स सी। देखो, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, सिग्मा इक्वल्स टू वाई एप्सिलॉन। सिग्मा क्या होता है? इक्वल्स टू L बाय L। यहाँ पे स्मॉल l लिखो या कैपिटल डेल्टा L लिखो तो भी चलेगा। ओके, देयरफॉर y इक्वल्स टू बराबर, तो लिखेंगे फ्रॉम 1 फॉर स्टील YS इक्वल्स टू सीधा इस फॉर्मूला से FLS A डेल्टा LS आया, FLS AS डेल्टा LS क्या है? L, तो ले लिया L, आया ना? फिर लिखेंगे फॉर कॉपर वायर, तो YCU इक्वल्स टू सीधा FLCU ACU स्मॉल l, आया ना? हमें दोनों का क्या फाइंड करना है? एंड दैट्स वाई YS अपन, तो ए वाला आएगा FLS, पहले तो एक आएगा आगे, FLS अपन ASL, दिस इज फॉर व्हाट? YS, और YCU डिनोमिनेटर में है, तो YCU का फॉर्मूला कहाँ गया? एरा, उसका उल्टा करेंगे, तो ACU L अपन FLCU, FL कट, तो LS अपन AS आया, ACU अपन LCU आया। जस्ट अब वैल्यूज पुट करने हैं जो हमें डेटा में दिए गए थे। LS था 4.7 और वो था 3.5। यहाँ पे था क्रॉस सेक्शन 3 क्रॉस 10⁻5 और कॉपर का क्रॉस सेक्शन था 4 क्रॉस 10⁻5। तो क्या क्या कट हो जाएगा? ये दोनों कट हो जाएगा। यू कैन डायरेक्टली डू इट 4.7 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3.5, 1.79 के बाद हम उसको अप्रोक्सीमेटली क्या बोल देंगे? 1.8। नाउ डू 20/11, 20/11, 20 डिवाइड बाई 11 आ गया 1.88। तो जो डेटा का था वो मैच हो गया। हाई 81 यानी 2 पॉइंट के बाद एक डिजिट तो आ गया ना, हमने वही किया है 1.8। क्लियर? हाई है ना? ओके, फिगर shows the stress strain curve for the given material. What are Young modulus and approximate yield strength of for the material? ओके, तो yield strength जहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी लिमिट ब्रेक होती है, तो यहाँ पे ब्रेक हो गई प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, तो वो अराउंड 300 से कहा है डाउन, तो अराउंड 300 से थोड़ा डाउन दिख रहा है, लेकिन उन्होंने एग्जैक्टली किसको ले लिया? 300 को ले लिया इनटू, यहाँ पे है ही 10⁻6। तो देखो पहले मैंने बी का आंसर दे दिया। फ्रॉम द ग्राफ yield strength of the material is maximum state 300 क्रॉस 10⁻6, दैट मीन्स 2 पावर दे दो, 3 क्रॉस 10⁻8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सीधा ग्राफ से बताना था, बट यंग मॉड्यूलस भी बताना था। क्या बताना था? यंग मॉड्यूलस। तो यंग मॉड्यूलस होता है स्ट्रेस अपन स्ट्रेन,
तो अगर आप कोई भी एक ग्राफ में कोई भी एक वैल्यू ले लो, जैसे कि इन लोगों ने 150 लिया, कोई भी एक तो नहीं लेंगे, क्योंकि देखो जैसे मैंने 50 ले लिया, तो 50 के लिए स्ट्रेन कितना है यू डोंट नो, है या ना। तो ऐसा कोई पॉइंट लेंगे, जैसे अगर मैंने 100 ले लिया, तो 100 के लिए स्ट्रेस कितना है यू डोंट नो, बट यस मैंने 150 ले लिया, देखा 150, तो उसके लिए मुझे स्ट्रेन एग्जैक्टली पता है कितना है 0.02। अरे लाइन पे किसी भी जगह पे आप ऐसा फाइंड करोगे सेमी मिलेगा, क्यों? क्योंकि इट इज अ स्ट्रेट लाइन। विच लाइन? तो स्ट्रेस डिवाइड बाय क्या करेंगे, स्ट्रेन। तो स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, 150 इंटू 10⁶ डिवाइड बाय 0.002, 7.7 5 00 000 75,000 इंटू 10⁶, 1 2 3 4, तो 10:10 होना चाहिए। इसमें और कोई है दिक्कत आपको? 75 तो ये आएगा और 3 जीरो उसके आएंगे, वो भी सही है। तो ऐसा फिर हो सकता है 750 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सिर्फ 2 जीरो आगे जाए तो 2 पावर बढ़ जाएगा, आया समझ में? तो नॉट 7.5, 750, बट अगर आपको 7.5 लेना है तो 10⁸ क्या आएगा 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बात क्लियर है या ना? ओके। अब यहाँ पे आपको पूछा है स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर द मटेरियल ए एंड बी आर शोन इन द फिगर, द ग्राफ ड्रोन्स आर सेम स्केल पे है। आपको पूछा गया है विच मटेरियल हैज अ ग्रेटर यंग मॉड्यूलस। ग्रेटर यंग मॉड्यूलस किस में होगा? तो आपको पता है कि y इक्वल्स टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन, कम एप्सिलॉन के लिए ज्यादा स्ट्रेस हो, ओके। या तो फिर आप दूसरा भी देख सकते हो, दिस इज द y क्वांटिटी, दिस इज द x क्वांटिटी, y बाय x जो होता है वो स्लोप ऑफ ग्राफ होता है। तो इसमें एंगल किस में ज्यादा है, ए वाला एंगल ज्यादा है या ए वाला एंगल ज्यादा है? ए वाला, आया समझ में? तो जिसका स्लोप ज्यादा है मतलब कि ग्राफ का एंगल ज्यादा है, वो क्या बनेगा? दैट इज द मोर, या इट हैज अ मोर, या इट हैज अ हाई यंग मॉड्यूलस, नॉट मोर, इट हैज अ हाई यंग मॉड्यूलस। तो आ गया, इट इज क्लियर फ्रॉम द बोथ ग्राफ दैट मटेरियल ए, और देखो मैंने जैसे एक्सप्लेन किया वैसे एक्सप्लेन किया, स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेस अपन स्ट्रेन, इट इज ग्रेटर, स्लोप पता चलता है एंगल से, किससे पता चलता है? एंगल से। बात क्लियर? चलो दूसरा क्या पूछा है, विच ऑफ टू इज स्ट्रॉन्गर मटेरियल। तो जिसका एल्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो, यहाँ पे देखिए एल्ड स्ट्रेंथ यहां तक आता है प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, और इसमें थोड़ा बड़ा आया ना। तो एल्ड स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है? द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस रिक्वायर्ड फॉर अ फ्रैक्चरिंग a material corresponding to the fracture point gives you strength of material. Material A can withstand more strain than the material B. Why? फ्रैक्चर स्ट्रेस ज्यादा है उसका। रुको, अब देखो एल्ड स्ट्रेंथ से नहीं होगा, ये फ्रैक्चर पॉइंट से होगा। कौन से पॉइंट से होगा? फ्रैक्चर, और फ्रैक्चर पॉइंट लास्ट में आता है, बराबर। और यहाँ पे यू कैन सी एक आपका क्या था पता है, कर्वेचर लिमिट ब्रेक होता था तो एल्ड स्ट्रेंथ, फिर उससे ऊपर जाता था अल्टीमेट, सबसे लास्ट में आता था दैट इज व्हाट, अल्टीमेट। तो यहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेस आया और दिस इज माय फ्रैक्चर पॉइंट। यहाँ पे अल्टीमेट यहाँ पे आ गया, फिर वापस एक बार आया एंड देन ए फ्रैक्चर पॉइंट। बोथ आर दिस बोथ आर नियरेस्ट टू ईच अदर, और नियरेस्ट टू ईच अदर मतलब ब्रिटल मटेरियल, याद आ रहा है? फ्रैक्चर पॉइंट अल्टीमेट स्ट्रेस के नजदीक आ जाता है तो एक दूसरे से ब्रिटल पॉइंट हो गया। कौन सा पॉइंट हो गया? बट दैट व्हेन सेपरेशन इज दैट हार्ड पॉइंट, हार्डर मटेरियल। इसीलिए आपको यहाँ पे क्या लिखा है, amount of stress required for fracturing the material corresponding the fracture point gives you strength of material A can withstand more strain than the material B and hence A is the stronger material than। दूसरा ऐसा भी बोल सकते हैं कि देखो अगर A लोड तो हमें सेम ही लग रहा है, सेम लग रहा है ना, सेम स्केल पे, तो लेकिन यहाँ पे स्ट्रेन ज्यादा प्रोड्यूस किया हमने, देखा। बट यहाँ पे सेम लोड के लिए स्ट्रेन कैसा प्रोड्यूस हुआ? कम। तो स्ट्रेन जिसमें ज्यादा प्रोड्यूस हुआ मतलब इलोग्नेशन ज्यादा हुआ, ज्यादा हुआ वो तभी हुआ
कि जब वो स्ट्रॉन्ग था। यहाँ पे इतने ही स्ट्रेन जनरेट करते फ्रैक्चर पॉइंट आ गया। कौन सा पॉइंट आ गया? ब्रेक हो गया। इसमें थोड़ा और उतने स्ट्रेस में तो ज्यादा स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेच हो गया, मतलब लेंथ ज्यादा बढ़ गई, मतलब स्ट्रेंथ क्या है एक ही ज्यादा है। तो दोनों में आंसर क्या आएगा? ए। क्लियर है या ना? अब बेवकूफी मत करना। एग्जामिनेशन में अच्छे से दिमाग लगा के काम करना। समझ में आया? तो आपको आंसर में क्या लिखना पड़ेगा? मैं देखूंगा कितने लोगों ने किया। Read the following two statement below carefully and state with a reason if it is true or okay. The Young's modulus of rubber is greater than that of steel. False. सिंपल सा है। स्टील से यंग मॉड्यूलस ज्यादा होगा रबर का? नहीं। रिजिड बॉडी का यंग मॉड्यूलस ज्यादा होता है। रबर इज द इलास्टोमर। क्या है वो? इलास्टोमर है। तो यंग मॉड्यूलस स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा एल बाय एल। स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा एल बाय एल। फॉर अ गिवन स्ट्रेस देयर इज अ more strain in a rubber than steel in a modulus of elasticity is inversely proportional to the strain. Given stress के लिए more strain in a rubber than the steel. स्ट्रेस सेम टू सेम रखो, अप्लाइड लोड सेम टू सेम रखो, तो स्टील में उतनी लेंथ इंक्रीज नहीं होगी जितनी रबर में होगी। तो रबर में स्ट्रेन ज्यादा है किसके कंपेयर में? स्टील के कंपेयर में। एंड हेंस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? स्ट्रेन। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलो या यंग मॉड्यूलस बोलो, वो स्ट्रेन के इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी में है। एंड दैट्स व्हाई यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील इज मोर, क्योंकि उसमें ज्यादा स्ट्रेन क्रिएट नहीं हुआ, कम स्ट्रेन क्रिएट हुआ, तो उसका यंग मॉड्यूलस ज्यादा है। और रबर में क्या है? कम। आया समझ में? सेकेंड स्टेटमेंट है द स्ट्रेचिंग ऑफ द कॉइल इज डिटरमाइंड बाय इट्स शियर मॉड्यूलस। तो सही है। स्ट्रेचिंग ऑफ द कॉइल किससे डिटरमाइंड होता है? भले स्ट्रेचिंग में लेंथ इंक्रीज होती है, लेकिन उसमें आता है लॉन्गिट्यूडिनल शियरिंग आता है। कौन सा आता है? शियरिंग। क्यों? तो स्ट्रेचिंग ऑफ द कॉइल इज डिटरमाइंड बाय इट्स शियर मॉड्यूलस व्हेन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस आर अप्लाइड opposite end of the coil, the distance as well as shape of the helical coil going to be changed, and it involves which one? Shape change होगा। पता है ना? जो स्प्रिंग होती है उसको आप खींचोगे तो पर उसकी जो शेप है वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। टर्न जो है वो सर्कुलर से उसकी जगह पे थोड़े से फैल जाएंगे, है या ना? तब जाके शेप में चेंज आता है। तो कौन सा मॉड्यूलस आता है? शियर मॉड्यूलस। And hence there is a relations between the stretching of the coil and shear modulus. So the given statement is correct. तो ये theoretical हो गए। नेक्स्ट है टू वायर्स जिनका डायमीटर कितना है? 0.25 सेंटीमीटर, वन मेड फ्रॉम द स्टील एंड अनदर मेड फ्रॉम ब्रास, आर लोडेड एज सोन इन द। पहले स्टील वायर है एंड देन ब्रास वायर है। स्टील वायर का लेंथ कितना है? ब्रास का 1 है। स्टील वायर को जो पिक करना है वो लोड कितना है? और ब्रास को 6 है। पक्का? किसको 10? स्टील में गलत बोले आप। अगर मानो कि मैं ऐसे वो मूवी देखा है ना आपने, जिसमें 3 हीरो एक दूसरे का पैर पकड़ के लुटक जाते हैं। मैं पहला हीरो हूं, ऐसे चट्टान के नजदीक मैं लुटक गया, आप मेरा पैर पकड़ के लुटक के हो। मेरा पैर पकड़ के हिदायत लुटका हुआ है और हिदायत का पैर पकड़ के जय। बराबर? तो मुझे कितने लोगों को कैरी करना है? तो फिर और हिदायत को जय और जय को खुद को। जय के पास कोई है ही नहीं। तो समझ में आया? तो स्टील ऊपर है, स्टील को कितने ब्लॉक को कैरी करना है? 2। तो स्टील पे जो लोड आएगा वो कितना है? 10 kg। उसको न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे। आया समझ में? बट जो ब्रास पे आएगा वो 6 kg ओनली। तो 6 को न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे। बात क्लियर हो रही है? तो दोनों जो डायमीटर है 0.25 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर को हम रेडियस में कन्वर्ट करेंगे। 0.25 इंटू 10⁻² मीटर में कन्वर्ट हुआ, डिवाइड बाई 2 किया तो रेडियस में कन्वर्ट होगा, दैट इज 0.125 क्रॉस 10⁻² मीटर। आया समझ में? है या ना? ओके। फिर हम लिखेंगे फ्रॉम हुक्स लॉ सिग्मा इक्वल्स टू वाई एप्सिलॉन, सिग्मा इक्वल्स टू एफ बाई ए, वाई का वाई एप्सिलॉन डेल्टा एल बाई एल। स्मॉल लिख सकते हो, कैपिटल लिख सकते हो, अप टू यू है।
that's why delta L equals to एफ एल अपन वाई ए नंबर 1। फिर यहाँ पे लिखेंगे बाई 1 फॉर स्टील वायर एल एस इक्वल्स टू एफ एस एल एस पाई आर स्क्वायर एक ही जगह पे और वाई का वाई। बट उससे पहले मैं क्वेश्चन तो आधा ही छोड़ दिया। अनलोडेड लेंथ ऑफ द स्टील इज 1.5 मीटर दिखा। ब्रास का कितना है 1 मीटर दिखा। हमें इलोग्नेशन इन स्टील एंड क्या ढूंढना है बस, तो डेल्टा एल ढूंढना है। तो डेल्टा एल इन स्टील मतलब एल एस इन द स्टील। मेन लेंथ को एक कैपिटल बोल रहे हैं, हम इसको डेल्टा एल बोल सकते हैं बराबर। तो एफ कितना था, कैसे 98 आया, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन बताऊंगा। एफ एस इक्वल्स टू वॉट, तो बोलते हैं भाई 4 + 6 इंटू जी, तो 10 जी 10 इंटू 9.8 हाउ मच न्यूटन। और अगर आप F फॉर ब्रास फाइंड करोगे तो 6 इंटू 9.8, ये दो कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले। कितना 58.8 न्यूटन। क्लियर है। जस्ट अब वैल्यू पुट करो। एफ एस का 98, लेंथ ऑफ स्टील कितना था 1.5, पाई कितना 3.14, आर ऑलरेडी फाइंड करके रखा है 0.125 क्रॉस 10⁻², उसका स्क्वायर। देखो यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील नॉट गिवन, देखा यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील नॉट गिवन देन 200 इंटू 10⁹, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। वाई एस इक्वल्स टू 200 क्रॉस 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दैट्स वाई 2 क्रॉस 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 2 क्रॉस 10⁻11 यूज किया। 98 इंटू 1.5 डिवाइड बाय 3.14 डिवाइड बाय 0.125 डिवाइड बाय 0.125 डिवाइड बाय 2, 1498 आया। ओके अब 11 और ये -4, -7 पावर है तो -7 ऊपर जाएगा +7। ओके देखो ये नहीं मिस्टेक, ये 11 है वो ऊपर जाएगा माइनस एंड -4 ऊपर जाएगा +4, तो इन शॉर्ट -7 बाकी बचेगा। 1 2 3 आगे जाएंगे तो -4 बाकी बचेगा। बोलो क्लियर। देखो मैंने एक्चुअली में मुझे लगा नहीं है, सेम टू सेम मैनर में दिया है। जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया था ना, उन्होंने यहाँ पे साइड में कर दिया। एफ बी में पहले से ही कर दिया 6 इंटू 9.8। अब वही जो हमने जो 58.8 लिखा था ना, पूरा लिखना हो तो भी ठीक है और 6 इंटू 9.8 करके कैरी आउट करना हो तो भी चलेगा। ये टोटल लेंथ ओरिजिनल 3.14 फॉर पाई, 0.125 क्रॉस 10⁻² for radius, and this you have to remember Young modulus of brass, that is 91 क्रॉस 10⁻9। डायरेक्टली ये पुट करो तो भी चलेगा और अभी किया वैसे 0.91 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर करो तो भी चलेगा। आया समझ में, आया 1317 10⁻⁻7। ओके 3 पॉइंट आगे जाओ तो -4 इन टर्म्स ऑफ मीटर। बोलो को डाउट, कंफर्म। ओके द एज ऑफ एन एल्यूमिनियम क्यूब इज अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। एल्यूमिनियम क्यूब का जो एज है वो कितना सेंटीमीटर लॉन्ग है 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा 0.1 मीटर। एरिया ऑफ फेस आपको बोला है आगे, वन फेस ऑफ द क्यूब इज फर्मली फिक्स्ड टू द वर्टिकल वॉल एंड अ मास ऑफ 100 किलोग्राम इज देन अटैच्ड टू द ऑपोजिट फेस ऑफ द क्यूब। ओके मानो कि एक क्यूब है तो इसको हमने इस फेस को हमने क्या किया वॉल पे फिक्स कर दिया और इस फेस पे हमने क्या किया 100 किलोग्राम का मास जो है अटैच किया, यानी कि ये फेस नीचे जाएगा और ये तो नीचे जा नहीं सकता, तो शेप में चेंज आएगा। किसमें चेंज आएगा, जब हम सरफेस को पैरेलल कुछ फोर्सेस लगाते हैं तो शेप्स आर गोइंग टू बी चेंज। क्या चेंज होता है, स्पेस, माय मिस्टेक, शेप। बोलिए।
ઓકે ધ્યાન આપો. આ ક્લિયર થઈ ગયું? क्लियर हो गया ना वो? ओके, द एज ऑफ द एल्यूमिनियम क्यूब. ओके, इसकी हम बात कर रहे थे कि क्यूब को हेल्ड कर दिया फ्रॉम द वन सरफेस, दूसरी सरफेस पे फोर्स लगा रहे हो तो वो शियर स्ट्रेस जनरेट होगा. कौन सा? शियर. देन द शियर मॉड्यूलस इज गिवन. ऑलरेडी आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे उन्होंने बोल दिया कि शियर मॉड्यूलस कितना है, 25 गीगा पास्कल. गीगा मतलब 10⁻12. गीगा पहले ही चैप्टर में सिखाया था, एक टेबल फेमटो पिको करके, मेगा गीगा करके, किलो करके. याद रखा तो ठीक है, नहीं याद रखा है तो 10⁻9 आएगा, 10⁻12 नहीं आता है. ओके, कितना आता है? 10⁻9. किलो मेगा गीगा ऐसा आता है. किलो में 10⁻3, मेगा में 10⁻6, गीगा में 10⁻9. तो एल कितना है? 10 सेंटीमीटर, दैट इज 0.1 मीटर. तो स्क्वायर कितना, मतलब एरिया कितना हो जाएगा? एरिया फाइंड करना है तो 0.1 क्यूब होगा. 1 क्यूब नहीं आएगा, 0.1 स्क्वायर आएगा. 0.1 स्क्वायर आएगा तो कितना आंसर आएगा बोलो? 0.01 मीटर स्क्वायर. क्या आएगा? मीटर स्क्वायर. ओके, टेंजेंशियल फोर्स जो है वो mg, m कितना था? 100, g कितना था? तो 980 न्यूटन हमने लगा दिया. g ऑलरेडी गिवन, गीगा है तो 10⁻9 आ जाएगा. अब आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, जो हम सिग्मा इक्वल्स टू y लिखते थे उसमें g एंड एप्सिलॉन आएगा. क्लियर है? है या ना? तो मुझे स्ट्रेन फाइंड करना है ना, तो पहले तो सिग्मा क्या है? f बाय a इक्वल्स टू g इंटू एप्सिलॉन. तो एप्सिलॉन क्या हो जाएगा? f बाय, बाकी सब बाईपास हो गया, सीधा f बाय एजी पे आगे. f कितना है? 980. a कितना है? 0.01 है. एक जीरो यहाँ पे ज्यादा चल रहा है तो मैं दोनों को एक कर देता हूँ. इंटू 25 क्रॉस 10⁻9. तो बोलो 980 डिवाइड बाई 0.01 डिवाइड बाई 25, तो दैट इज इक्वल टू 3926. बराबर ना? 3920 बराबर. आगे ना क्रॉस 10⁻⁻9. 1 2 3 पावर आगे जाएंगे. देखा उनका इधर उधर अंदर अंदर कैसा था, फिर भी फाइनली आंसर मैच हुआ. दैट इज 3.92 क्रॉस 10⁻6. बोलो कोई डाउट? आपको बोला व्हाट इज द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ दिस फेस. बराबर. इसमें आपको वापस क्या पूछा है? वर्टिकल डिफ्लेक्शन. यहाँ पे एक बात देख लेते हैं. ओके, तो हमने जो फाइंड किया दैट इज शियर स्ट्रेन. आपको डिफ्लेक्शन पूछा है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन. तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन में हम क्या फाइंड करेंगे? लेटरल. तो लेटरल स्ट्रेन इक्वल्स टू साइड ऑफ क्यूब डिवाइड बाय शियर स्ट्रेन. ओके, याद रखेंगे. वो पॉइजन रेशियो जैसा नहीं है बट फिर भी याद रखेंगे. तो अगर मुझे लेटरल स्ट्रेन फाइंड करना है तो शियर स्ट्रेन इनटू क्या आएगा? साइड ऑफ क्यूब. ओके, अब ये लेटरल स्ट्रेन की जगह पे इन शॉर्ट अगर हम बोले वर्टिकल डिफ्लेक्शन इन साइड तो बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लेटरल स्ट्रेन समझ के सुन के पॉजिशंस में दिमाग चल जाता है. आया समझ में? इसलिए वर्टिकल डिफ्लेक्शन इन साइड तो वही आएगा यहाँ पे, वर्टिकल डिफ्लेक्शन इन साइड, दैट इज नथिंग बट साइड ऑफ क्यूब इनटू शियर स्ट्रेन. तो साइड ऑफ क्यूब कितना था? 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर आ गया. आया कि नहीं? 0.1. देखो गॉट इट. तो दिस 0.1 इंटू 3.92, बड़े 0.1 को 10⁻⁻1 बोल सकता हूँ, तो वो 10⁻6 के साथ क्या आएगा? 10⁻7. आया समझ में? आया ना? तो दैट इज इक्वल्स टू 3.92 क्रॉस 10⁻5 सेंटीमीटर. बराबर. देखो कुछ न्यूमेरिकल में ऐसी बातें आती हैं, उसके लिए सबका रूल चेंज नहीं करेंगे हम. पता है पॉइंट के आगे एक डिजिट रखते थे, तो बस उसके को रख के आगे बढ़ेंगे. बोलो कोई डाउट? कंफर्म. 4 identical hollow cylindrical column of mild steel supported a big structure of mass 50,000 kg. सिलेंडर रखे गए बड़े बड़े स्टील के, उसके ऊपर कितना मास सपोर्ट किया गया है? 50,000 kg. द इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ ईच कॉलम इज 30 एंड. अब ये जो स्टील के कॉलम है वो एग्जैक्टली सॉलिड नहीं है, हॉलो है. इनर रेडियस कितना है? 30 सेंटीमीटर एंड आउटर रेडियस 60. उससे ऐसे एक नहीं, कितने? 4. और उसके ऊपर टोटल कितना मास है?
50,000 kg. Okay. Assuming the load distribution to be uniform, calculate the compression strain of each column. तो सबसे पहले तो चारों को मिलकर लोड को कैरी करना है, तो एक के ऊपर कितना लोड आएगा, डिवाइडेड बाय 4, तो F बाय 4 हो गया, mg बाय 4 हो गया, 50,000 इंटू 9.8 डिवाइड बाय क्या हो गया 4. बात क्लियर. कंप्रेशन फाइंड करना है यानी डेल्टा एल फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है, डेल्टा एल. तो पहले तो आपको ये मिल जाएगा 122,500 मिला सबको. ओके, नाउ लिसन. सॉलिड होता, लिसन, सॉलिड होता तो पाई आर स्क्वायर एरिया हो जाता, लेकिन आपको क्या बोला है, होलो, तो आपको सिर्फ इतना ही सपोर्टिंग एरिया मिलेगा, है या ना. तो आप उसमें से बड़े सर्कल का एरिया फाइंड करके छोटा सर्कल क्या करोगे, तो देखो आर आउटर माइनस आर इनर, पाई आर ओ स्क्वायर माइनस पाई आर आई स्क्वायर, तो पाई कॉमन हो गया, है या ना. तो पाई कितना होता है 3.14. अब अगर आपको याद हो तो आर ओ 60 सेंटीमीटर था, याद आया, तो दैट विल बी अ 0.6 मीटर, 0.6 का स्क्वायर 0.36, एंड आर आई कितना था 30 था ना, 30 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 0.30 मीटर, तो 0.9 आएगा, नहीं 0.09 आएगा. इफ यू डू 0.13 टू 0.30 तो 0.09 आएगा, 0.03 नहीं होगा, 30 सेंटीमीटर, 30 बाय 100, 0.30, 0.30 का स्क्वायर है ना, 0.09 आएगा अल्टीमेटली. यू कैन चेक इट आउट इन योर कैलसी. आया, ये दोनों का सब्सट्रैक्शन करेंगे, 0.27 इंटू 3.14, दिस विल बी अ एरिया. आया समझ में. अब अगर आपको कंप्रेशन फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, सिग्मा इक्वल्स टू वाई एप्सिलॉन, तो सिग्मा इक्वल्स टू एफ बाई वाई कितना होता है, वाई ही होता है, डेल्टा एल बाई, कैपिटल एल रखना है तो कैपिटल एल रखो, डेल्टा एल बाई एल. तो व्हाट इज डेल्टा एल, एफ एल ओवर ए वाई, है या ना. तो यहां पे आएगा एफ एल ओवर ए वाई, बराबर, है या ना. बट आपको क्या एल तो दिया नहीं गया है, एल कितना है, तो इन लोगों ने अभी क्या फाइंड किया है, स्ट्रेन. स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल बाई एल, मतलब कि उन्होंने सिर्फ क्या फाइंड किया, एफ बाई ए वाई. तो एफ तो एफ डैश कर दिया है, तो एफ डैश कितना था 122,500, ए कितना फाइंड करके लाए, देख लो यहाँ पे 0.8478. वाई कितना होता है स्टील के लिए 2 क्रॉस 10⁻11. फाइनल कंक्लूजन इज क्या आया 72245.8. 1 2 3 4 पावर आगे जाए और 5 भी चले जाए तो 10⁻6 आया. बट व्हाट डू यू वांट, कंप्रेशन, कंप्रेशन स्ट्रेन इन ऑफ ऑल कॉलम. बट आपने कितने में किया था, एक ही कॉलम में, तो ऐसे कितने कॉलम है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया. किससे मल्टीप्लाई कर दिया, बस जस्ट इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, योर फाइनल आंसर इज 2.89 क्रॉस 10⁻6. और मैं बोल रहा था लेंथ डेल्टा एल फाइंड करने को सोच रहा था, एंड दैट्स व्हाई आई एम स्टक ओवर एल. मेरे पास एल था नहीं, बट मुझे पूछा भी क्या गया. बट आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, कैलकुलेट कंप्रेशन स्ट्रेन इन ईच कॉलम, मतलब कि यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल खत्म हो गया था, ओवर देयर इट इज खत्म, मतलब इट इज एंड अप. बट ये एक्स्ट्रा कर दिया है. आपको क्या बोला गया, क्लियरली तो पूछा गया कैलकुलेट द कंप्रेशन स्ट्रेन एट द, तो फिर 4 कॉलम की करने की जरूरत क्यों है. बात क्लियर हुई, है या ना. ओके, स्टील क्यूब विद सॉरी स्टील केबल विद द रेडियस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर सपोर्ट अ chair lift at a sky area. क्या हुआ, छूट गया. ओके, इसको पहले कंप्लीट करते हैं फिर उस पे आते हैं. द मैक्सिमम स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड 108 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. व्हाट इज द मैक्सिमम लोड दैट केबल कैन सपोर्ट. तो आपको पता है कि मैक्सिमम स्ट्रेस इक्वल्स टू मैक्सिमम फोर्स अपन मैक्स एरिया, एरिया तो वही का वही है. तो अगर आपको मैक्सिमम फोर्स चाहिए, लोड यानी फोर्स, तो क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू स्ट्रेस करना पड़ेगा, यस और नो. तो आपका स्ट्रेस आपको दिया गया है हाउ मच, ये 108 है ना, उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब वो गलत प्रिंटिंग मिस्टेक है, यू हैव टू कंसीडर इज 10⁸8. और रेडियस आपको दिया है 1.5, तो 10⁸8 आ गया, दैट इज पाई आर स्क्वायर. रेडियस जो है 1.5 क्या था सेंटीमीटर, तो दैट इज 1.5 क्रॉस 10⁻² मीटर, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो
3.14 इंटू 1.5 इंटू 1.5 7.0 है 65 गॉट इट। 8 और पावर और ये -4 पावर, तो टोटल पावर 4, जिसको 7.07 क्रॉस 10⁴ न्यूटन बोल सकते हो। इतना लोड वो सस्टेन कर पाएगा। गॉट इट। यहाँ पे 8 में क्या है, पीस ऑफ कॉपर हैविंग अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, लेंथ एंड ब्रेथ इज गिवन, पुल्ड अ टेंशन विद द 44500 न्यूटन फोर्स प्रोड्यूसिंग ओनली इलास्टिक डिफॉर्मेशन, कैलकुलेट रिजल्टिंग स्ट्रेन, यंग मॉड्यूलस फॉर द कॉपर इज गिवन 1.2 करके दिया है। वैसे हमने आगे कॉपर का क्या लिया है 110, ओके, बट 120 हो गया, जो दिया है वो लेंगे, बाकी याद रखना है तो 110, ओके। तो हमें क्या फाइंड करना है, स्ट्रेन। क्या फाइंड करना है, स्ट्रेन। तो पहले तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ सिग्मा इक्वल्स टू बाय एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू सिग्मा, आ गया यहाँ पे, आया ना। ए क्या होता है एल इंटू, तो एफ का वैल्यू रखना है, इससे इजी न्यूमेरिकल मिलेंगे ही कहाँ। ए एम एम में है तो 10⁻⁻3, ए एम एम में है तो 10⁻⁻3, और क्या बाकी बचा 1.2 क्रॉस 10⁻11। 44500 डिवाइड बाय 15.2 डिवाइड बाय 19.1 डिवाइड बाय 1.2, कितना 12.773 क्रॉस 10⁻²। देखो 11 में से 3 जाएगा, अगेन 3 जाएगा, 5 ऊपर आएगा तो -5। बात क्लियर। तो कुछ गलत है ना इसमें, 127 के बाद पॉइंट आ रहा है, तो अब मैं 1-2 पॉइंट आगे जाऊं तो 1.27 क्रॉस 10⁻³ हो गया। दैट इज द स्ट्रेन। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है। क्लियर हुआ, कंफर्म। ओके, फिर तो कल रखते हैं, बट नहीं, एक कर लेते हैं सिर्फ 10 नंबर, ठीक कल।